अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी खोपड़ी बाबा का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। आप इससे ज़रा अदब से पेश आना बाबू, ना इसका मजाक उड़ाना, ना इस पे हंसना। इसने मुझे ताकीद की। वो इस वक्त कहाँ है, कहाँ ठहरा हुआ है? मैंने इससे पूछा। अबू ज़र के बकरियों के बाड़े में जो अब खाली पड़ा है, उसने बताया। चलो मैं इससे मिल लेता हूँ, मैंने कहा। हमारे खैमों से वो बस्ती कुछ ही दूर थी। अबू ज़र का बकरियों का बाड़ा इसके मकान से मुल्हक टूटी फूटी हालत में खड़ा था। बकरियां ना होने के सबब इसने इसकी मरम्मत व बहाली की तरफ तवज्जो न दी थी, लेकिन इसकी कुछ दीवारें और छत काफ़ी हद तक सलामत थे। मैं जब अब्दुल्ला की रहनुमाई में उसमें दाखिल हुआ था, उसने सन्यासी को ज़मीन पे भीड़ खलियान बिछाए बैठे हुए देखा। गहरा सांवला रंग, कंधों तक पहुँचते सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी सी आँखें, कुछ फैली हुई नाक, बारीक होंठ। लगता था जवानी में खासा हसीन आदमी होगा। सीधी कमर और मजबूत जिस्म के साथ वो इतना बूढ़ा भी दिखाई ना देता था। इसका थैला इसके करीब रखा हुआ था और खोपड़ी वाला बांस करीबी दीवार से लगा हुआ था। वो इंसानी खोपड़ी थी जो रस्सी के ज़रिए बांस के मुड़े हुए सिरे से बांधी हुई थी। वो इस वक्त अपने सामने कुछ खुश्क जड़ी बूटियां और घास फूस का ढेर लगाए उनमें से कुछ टटोलने निकालने में मसरूफ़ था। हमारी आमद पे इसने सवालिया नज़रों से अब्दुल्ला की तरफ देखा। उसने आगे बढ़ के अपनी ज़बान में इससे कुछ कहा और मेरी तरफ इशारा किया। उसने मुझे धीमी सी मुस्कुराहट से नवाजा और एक तरफ पड़ी टूटी फूटी ईंटों के ढेर की तरफ इशारा किया। इसका मतलब समझते हुए मैंने इस ढेर से एक सालिम ईंट निकाली और इसे इसके करीब रखते हुए इस पर बैठ गया। अब्दुल्ला ने भी मेरी तकलीद की। अब्दुल्ला ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। क्यों बाबू? उसने मुझसे इस्तफहामी अंदाज में पूछा। इसकी साफ़ सुथरी उर्दू पर मुझे खासी हैरत हुई, जो ये समझे हुए था कि हिंदू सन्यासी होने के सबब वो इससे नाबलद ही होगा। आपको उर्दू आती है बाबा? अपने लब और लहजे से आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं। मैं बेसाख्ता कह उठा। वो मुस्कुराया। इसके दांत सफ़ेद, हमवार, चमकीले थे। हाँ बाबू, मैंने मैट्रिक तक तालीम याफ्ता हूँ। इतनी तालीम मैंने फरीदपुर में हासिल की थी। तुम्हें हैरत होगी कि मुझे बंगाली, हिंदी के साथ अच्छी इंग्लिश भी आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह बिला झिझक आपस की बातें की जा सकती हैं, मैं बोला। हाँ, आप सयाह आदमी हैं। आपने तो बहुत से इलाकों की सियाहत की होगी। हाँ, मैं कहीं भी ज़्यादा देर टिक कर नहीं बैठता, वो बोला। फिर वो मुझे इन मकामात के बारे में बताने लगा जहाँ की उसने सयाहत की थी। ये ज़्यादातर बंगाली साहिली इलाके थे, पुरखतर जंगलात और जंगली हयात से भरे। मैं और अब्दुल्ला बड़ी दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रहे थे। इसने बताया कि इसका इरादा कुछ अरसे तक वहीं ठहरे रहने का था, इसलिए मैं इससे मिलने आ जाया करूं। चूँकि ये इससे मेरी पहली मुलाकात थी, इसलिए मैंने इससे इस खोपड़ी के बारे में कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा था, ना ही इसके हालात के बारे में कोई खोज कुरैत की थी। सन्यासी बाबा से इस मुलाकात के बाद मेरी इससे कई और मुलाकातें हुई। कभी मैं अब्दुल्ला के साथ इससे मिलने चला जाता, कभी वो ख़ुद मुझसे मिलने आ जाता। हमारे दरमियान अब बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा पैदा हो गई थी। फिर भी मैं मोहतात रहा कि इससे कभी इस खोपड़ी के बारे में ना पूछा। अब हमारे वहाँ से ढाका जाने में थोड़े ही दिन बाकी रह गए थे। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं अब तक इस सन्यासी बाबा से इस खोपड़ी के बारे में कुछ मालूम ना कर सका था। मैंने फ़ैसला किया कि जाने से पहले मैं इसका राज मालूम करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन इसकी ज़रूरत पेश ना आई। एक शाम वो मुझसे मिलने आ गया। उसने इस वक्त अपना थैला उठा रखा था और कंधे पे खोपड़ी वाला बांस रखा हुआ था।
आज मैं यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ बाबू। मैंने सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूँ और अपनी कहानी भी सुना दूँ। तुम्हें इस खोपड़ी के बारे में तजस्सुस होगा ना? इसने मुस्कुराकर कहा। जवाबन मैंने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया और मुलाजिम को चाय लाने को कहा। आपका अंदाज़ा सही है बाबा, लेकिन मैंने इस ख्याल से आपसे कुछ ना पूछा कि शायद आपको अच्छा ना मालूम हो। वो वहाँ बिछी हुई चारपाई पे बैठ गया। मैंने इसके सामने कुर्सी संभाल ली। ये खोपड़ी, इसने बांस के सिरे पे टिकी हुई खोपड़ी की तरफ इशारा किया। यह खोपड़ी मेरे एक दुश्मन की है। इस दुश्मन ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, मुझे पागल कर दिया। यह दुश्मन कोई मामूली आदमी नहीं था, ना मेरी ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था। वो बरहमन था, बड़ा बारसूख, दौलतमंद, मुतकब्बिर, हम निचले दर्जे के हिंदुओं को कीड़े मकोड़े समझने वाला, एक पाँव तले रौंदने वाला, हम तर हर जुल्म सितम रवा रखने वाला। इसका नाम कुंदन लाल था। वो हमारे ज़िले थेराक राम का मजिस्ट्रेट था। ये इलाका खूब हरा भरा, सरसब्ज़, शादाब, निस्बतन कम आबादी वाला खुशहाल इलाका था, जिसमें हर मज़हब के लोग सदियों से अमन अमान से रह रहे थे। वो अंग्रेज़ों का ज़माना था। मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू खूब पढ़ लिख के अंग्रेज़ी तालीम हासिल करके ऊंचे ओहदे पा रहे थे। निचले दर्जे के हिंदुओं को ना तालीम हासिल करने के लिए माली वसाइल मुहैया थे, ना ऊंचे दर्जे के हिंदुओं के घर मंदिरों में कदम रखने की इजाज़त। हर घटिया से घटिया काम उनसे लिया जाता और जानवरों से भी बदतर सलूक उनसे रवा रखा जाता। मेरा ख़ानदान भी ऐसा ही था। हम सड़कें साफ़ करने, कूड़ा उठाने वाले लोग थे, जिन्हें अपनी मेहनत का बहुत कम मुआवजा मिला करता था। मेरा ख़ानदान बूढ़े माँ बाप, एक बीवी, एक कमसिन बच्चे पे मुश्तमिल था। मैं बावजूद मैट्रिक तक तालीम पाने के लिए अपने लिए कोई मुलाजमत हासिल करने में इसलिए नाकाम रहा कि मैं नीच ज़ात का था, दल्लत था। इसलिए मैंने अपने ख़ानदान की गुज़र औक़ात के लिए मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी, जिससे ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। चंद साल गुजरने के बाद मेरी माँ बाप आगे पीछे इंतकाल कर गए। इस वक्त मेरा बेटा 5 साल हरीश अपने हमजातों के स्कूल में पढ़ रहा था। मेरा इरादा इसे हर हाल में आला तालीम दिलाने का था। अंग्रेज़ी हुकूमत छूत छात ज़ात पात के बजाय अहलियत और काबिलियत देखती थी, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरा बेटा आला तालीम हासिल करने के बाद ज़रूर किसी आला ओहदे पे फाइज हो जाएगा। इसलिए मैंने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मेरी बीवी लच्छी भी इधर उधर घूम घरों में काम करके अच्छा कमा रही थी। यूँ हम अपने बेटे के ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे थे, पैसे जोड़ रहे थे। हम इसे अपने से अच्छा खिलाना पहनाना रखते थे, इसे बड़े आराम से रख रहे थे, इसकी हर फरमाइश पूरी कर रहे थे। वो भी हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा था। पढ़ाई में बेहद लायक, हर क्लास में अव्वल आ रहा था। वक्त अच्छा गुजर रहा था कि दिन आन पहुंचा, वो मनहूस दिन, जिस दिन मेरे मुकद्दर में हमेशा के लिए बदबख्ती की मोहर लगा दी। हुआ ये कि हमारी कच्ची आबादी और अफसरों के बंगले के दरमियान एक वसी और अरीज मैदान था, जिसके एक हिस्से में हमारी बस्ती के बच्चे खेला करते थे। हरीश भी कभी कभार वहाँ जाके उनके साथ खेल लिया करता था। इस दिन बच्चे इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे कि खिलाड़ी के बैट चलाने पे गेंद उड़ती हुई मजिस्ट्रेट कुंदन लाल के लॉन में जा गिरी। इस वक्त वो हमारे वहाँ बीवी बच्चों के साथ बैठा चाय पी रहा था। गेंद वहाँ आग गिरने पर वो आग बबूला हो गया और चीख चीख के बुलाने और इन शैतान लड़कों को पकड़ के इनकी धुलाई करने का हुक्म देने लगा। बदकिस्मती ये हुई कि मेरा बेटा हरीश भी गेंद के पीछे बंगले में दाखिल हो गया। इसी वक्त मजिस्ट्रेट के डंडा बरदार मुलाजिम भी वहां आन पहुंचे और बंगले में दाखिल होने वाले बच्चों पे बेतहाशा डंडे बरसाने लगे। एक डंडा हरीश के सर पर भी लगा।
और उसका सर फट गया। वो चीखता चिल्लाता ज़मीन पे गिर के लोटपोट होने लगा। इसके सर से खून का फव्वारा जारी हो गया था। मुझे जब इसकी इत्तला मिली तो मैं दौड़ा दौड़ा मजिस्ट्रेट के बंगले पे गया और नौकरों से उलझता लड़ता अपने बेटे तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी वक्त पुलिस भी आन पहुंची। उन्होंने मुझे और इन तमाम आदमियों को जो वहां अपने बच्चों को बचाने आए थे पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में ठूस के थाने ले गए और हवालात में बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका